नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं फिलहाल पश्चिम एशिया के अंदर फैले हुए मसले की। मामला कहां फंसा हुआ है कि सीज फायर होने के बाद भी लग नहीं रहा है। सीज फायर होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल नहीं पा रहे हैं। अलग अलग जानकारियां हैं कि अब तक केवल 6 जहाज वहां से निकल पाए हैं। अगर यह हालात रहे तो दुनिया में जो खुशी का माहौल लौटा था कि अब फिर से तेल आएगा, एलपीजी आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, क्या ये सब बातें अब हवा हवाई रह जाएंगी? यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब लेबनान के नाम पर आकर के बातें अटक गई हैं। एम्बेसी ऑफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चाबी है वो लेबनान के हाथ में है। इसका मतलब क्या इस समय पास इट ऑन खेला जा रहा है? क्या यहां पर ईरान के द्वारा अमेरिका का पब्लिक में मजाक बनाया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के नाम पर ईरान और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, वहीं अब लेबनान का विषय इतना बड़ा हो गया कि ईरान ने लेबनान पर सीज फायर करने के लिए मजबूर करते हुए अमेरिका से कहा कि अगर वो खुलवाना चाहते हो तो आप पहले लेबनान पर सीज फायर लागू करो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। मतलब मजाक अब इस तरह से बनने लगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो अब लेबनान होकर आता है और ईरान ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका और इजराइल को दुनिया के सामने पब्लिकली एक्सपोज करने का नियम बना लिया है। कुछ ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भविष्य में भी ईरान के द्वारा धमकाने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल की जाएगी। तो क्या अमेरिका इन सब चीजों के लिए आज होने वाली पाकिस्तान के अंदर वार्ता में इस बात को उठा पाएगा? असल में ईरान कर क्या रहा है? क्या वो इस युद्ध में वाकई विजेता बनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुकाबले अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवा पाएगा? क्या होगा पाकिस्तान में जब मिलेंगे ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि? उन सब की बातें आज के अपडेट में दी जाएंगी। इसके साथ साथ आज के सेशन में यह जानकारी भी है कि इजराइल ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए यह कहा कि पहले ईरान वाले कहा करते थे डेथ टू इजराइल, यानी कि इजराइल मुर्दाबाद, लेकिन अब कुछ वैसी ही भाषा पाकिस्तानी बोल रहे हैं, संभल कर रहे हैं। यह क्या मसला है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर निशाना कैसे लगवा लिया। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे मसले को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी। यदि आप इस वीकेंड में हो रहे, यानी कि इस रविवार को हो रहे वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहां पर हम आपको वेबसाइट बनाना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सिखा रहे हैं, तो जाइए और वेबिनार के लिए जो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने आपको एक सेशन में जानकारी दी थी कि सीज फायर खत्म हो गया है। ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि एक दिन पहले ईरान की विजय का पताका लहरा गया था, क्योंकि ईरान ने युद्ध रोकने की शर्तों में 10 शर्तें अमेरिका को थमा दी थी, जिनकी प्राथमिकी यह थी कि ईरान पर लगे हुए सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को दिया जाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान कर पाएगा और लेबनान पर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा। ये मेजर पॉइंट्स थे। ये सब बातें होने जा ही रही थी कि 10 घंटे के भीतर भीतर इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया कि वो वहां का राष्ट्रीय शोक बन गया। साल भर, मतलब एक दिन के लिए पूरी तरह राष्ट्रीय शोक के रूप में उसे मॉर्निंग रखी गई। अमेरिका ने इजराइल के इस कृत्य को सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान सीज फायर के पॉइंट्स में नहीं था। इस बात पर ईरान ने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोककर कहा कि जब आप लेबनान पर सीज फायर मान नहीं रहे, एक दिन के अंदर अगर पलट जा रहे हो, तो फिर हम आपको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। ईरान के द्वारा साफ कहा गया कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में यह जानकारी दी थी कि लेबनान भी शर्तों में शामिल है, तो अमेरिका पीछे कैसे हट सकता है? मेरे प्यारे साथियों, एक बार के लिए हल्का सा मैप पर आप इसे समझ भी सकते हैं। जैसे ये इजराइल है, इजराइल के उत्तर में लेबनान है। असल में लेबनान अब आपके लिए ज्यादा बड़ा डिस्कशन का पार्ट बन गया है, क्योंकि अब तक मसला चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान को लेकर के। अब थोड़ा सा लेबनान पर भी फोकस कर लेते हैं, जिसकी राजधानी बैरूत है। साथियों, लगभग यहां पर 60 लाख की आबादी रहती है और इस 60 लाख की जो आबादी वाला देश है, यह कभी फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था। भारत की आजादी से 5 साल पहले ही यह आजाद हुआ। लेबनान के अंदर 3 मतावलंबी रहते हैं। असल में रहते तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मुस्लिम भी सुन्नी शिया और शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। और यहां पर जो शिया सुन्नी गणित है, ऐसे समझिए कि 20 लाख सुन्नी, 20 लाख शिया और 20 लाख क्रिश्चियंस यहां रहते हैं। चूंकि फ्रांसीसियों का यहां पर शासन रहा है, तो थोड़ी फ्रांसीसी फैशन की यहां पर कल्चर पाई जाती है। ये जो इजराइल के उत्तर में बसा हुआ लेबनान है, जिसकी 60 लाख की आबादी है, तीनों की तीनों ग्रुप अपने आप को यहां पर पावर में रखना चाहते हैं। इसीलिए यहां का प्रधानमंत्री सुन्नी होता है, यहां का राष्ट्रपति
क्रिश्चियन होता है और यहां की जो संसद है उसका जो स्पीकर है वो शिया समुदाय से होता है। और इन तीनों के पास जब बराबर तरह से पावर बढ़ती है तो स्पीकर को ऐसा लगता है, जो शियाओं के द्वारा लेड किया जाता है, कि उसके पास ताकत कम है, तो उन्हीं शियाओं के अंदर एक मिलिटेंसी ग्रुप बनकर आया, उसका नाम बना हिजबुल्ला। वो यहां की सबसे बड़ी सेना रखता है। मतलब सत्ता के अंदर तीन केंद्र हैं। प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल जो सुन्नियों के पास है, सेकंड राष्ट्रपति का पद जो क्रिश्चियंस के पास है, और तीसरा स्पीकर का पद जो कि संसद के अंदर विधायी कानून लगाता है, वो शियाओं के पास है। लेकिन सेना पर कंट्रोल जो है वो तीनों मिलकर एक तरफ करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी सेना यहां पर हिजबुल्ला रखता है। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंसी ग्रुप है इजराइल की नजर में, और ऐसे में ईरान उस हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस लेबनान में 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। अब वो फिलिस्तीनी शरणार्थी कहां रहते हैं? अब जैसे ये लेबनान है, लेबनान के अंदर अगर मैं दिशाओं के हिसाब से अगर आपके सामने बात रखूं, तो ये इसका उत्तर का हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा, ये पूर्व का हिस्सा, ये पश्चिम का हिस्सा। तो इजराइल का उत्तर हुआ ये, इजराइल का दक्षिण हुआ ये। अब देखिए यहां पर ये जो रिवर बहती है ना, इसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम, ये इधर पश्चिम की तरफ वाला ये वाला हिस्सा वेस्ट बैंक कहलाता है। नदी का जिस तरह किनारा होता है, ऐसे ही ये जॉर्डन नदी का किनारा, पश्चिम की तरफ वाला किनारा वेस्ट बैंक कहलाता है, जिसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है। ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ना, इससे ऊपर की तरफ नॉर्थ इजराइल है। नॉर्थ इजराइल लेबनान का दक्षिण लेबनान के नजदीक वाला हिस्सा है। तो इसका दक्षिण और इसका उत्तर, ये दोनों एक साथ मर्ज करते हुए हिस्से हुए। जब फिलिस्तीन पर इजराइल हावी हो रहा था, तो बड़ी मात्रा में यहां से निकल निकल करके फिलिस्तीनियों ने इस क्षेत्र में शरण ले ली। किस क्षेत्र में शरण ले ली थी? इस क्षेत्र के अंदर। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? लेबनान का दक्षिण क्षेत्र हुआ। लेबनान के दक्षिण क्षेत्र में जब शरण ली, तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लितानी नदी। उस लितानी नदी के दक्षिण वाले हिस्से में बड़ी मात्रा में फिलिस्तीनी जाकर रहने लगे, और उन्होंने पीएलओ नाम का एक संगठन बना लिया। यहां पर वो जो फिलिस्तीनी है, आज वही फिलिस्तीनी ताकत है हिजबुल्ला की। तो यहां पर जो हिजबुल्ला शासन कर रहा है अपना सबसे बड़ा मिलिटेंसी ग्रुप बना करके, पावरफुल सबसे दुनिया का कहलाता है, वो हिजबुल्ला असल में फिलिस्तीनियों की मदद लेता है, और फिलिस्तीनियों की मदद लेकर के इजराइल पर हमले करता है। इजराइल एनी टाइम उसी को निशाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में बमबारी करता रहता है। तो असल में पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को निकालकर यहां भेजा, अब यहां पर भी उन्हें रहने नहीं देता, तो उन्हें और ऊपर संभालता है। वो जाते जाते जब बैरूत में फंस जाते हैं तो उन्हें बैरूत में मारता है। यह फिलहाल की स्थिति है जो यहां पर बनी रही है। तो कुल मिलाकर लेबनान को लेकर के पूरी कहानी है। अब सवाल क्या है? तो क्या साहब ये लेबनान भी खाली करा लेगा? एक ऐसे ही ये पत्रकार हुए हैं थियोडोर हर्जिल, उनका मानना है कि इजराइल का असली टारगेट है ग्रेटर इजराइल बनाना। ग्रेटर इजराइल की वो महत्वाकांक्षा पहले भी दर्शा चुका है। पहले भी जब 1967 में युद्ध किया अरब देशों के साथ, तो उसने एक्सपेंशन प्लान किया हुआ था कि भाई मैं नीचे तक जाऊंगा, ये पूरा की पूरा जो सिनाई पेनिनसुला है ये पूरा अपने पास रखूंगा, यहां से सऊदी का एक बड़ा हिस्सा ले लूंगा, कुवैत, इराक, सीरिया। देखिए इजराइल ने इस समय जिस तरह से ईरान पर हमले किए ना, एक चीज उसने बहुत स्पष्ट रूप से बता दी कि मेरे पास इतनी ताकत है कि इस मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ताकतवर कंट्री ईरान, जो कि एक तरफ पूरे शिया हैं, सुन्नी हैं, और एक तरफ शियाओं का गढ़ मसीहा जो है वो ईरान, जिसने इतने साल तक केवल एक ही सपना देखा कि एक दिन मुझे इजराइल से लड़ना है। उस अकेले इत्तू से इजराइल ने, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उसने ईरान के अंदर ईरान के जो प्रमुख लीडर्स हैं उन सबको निशाना बनाया, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को साफ किया, अपने सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया। इजराइल अब जब चाहे उस समय अपने आप के मैप को एक्सपेंड करके दिखा सकता है कि यहां से लेकर यहां तक मैं ही हूं, और शायद दुनिया का कोई भी देश उसका प्रतिरोध ना कर पाए, क्योंकि जो सबसे उच्चतम प्रतिरोध शो करने वाला देश था ईरान, उसको तो उसने पहले ही टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ईरान के पास चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का की बचा है, यानी कि उसे लगता है कि मैं वहां से निकलते जहाजों पर गोला फेंक दूंगा, एक वही पॉइंट है जिस दिन वो उसके हाथ से छिन गया, उसके बाद इजराइल के एक्सपेंशन को मेडिटेरेनियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक कोई नहीं रोक पाएगा। यह इजराइल की महत्वाकांक्षा है। इस महत्वाकांक्षा के प्रमाण कैसे मिलते हैं? ऐसे समझिए, इजराइल ने हाल ही के समय में लगभग 2/3 वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है, लगभग 1/3 गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है, और जो ये लेबनान में आपको दिखा रहा था ना मैप पे, इस मैप पर भी लगभग 20% हिस्सा
ऑलमोस्ट कंट्रोल में लेबनान का इजराइल ले चुका है। इजराइल का इन पूरे क्षेत्रों में कंट्रोल है और बढ़िया उसकी फोर्सेस जाकर के वहां पर रहती हैं और बढ़िया कंट्रोल करती हैं। अब यह समझिए कि कितना परसेंट हिस्सा, 15% दुनिया मानती है कि लेबनान का 15% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। यह स्वीडन के मैप में कुछ ऐसा दिखता, जर्मनी के मैप में कुछ ऐसा दिखता। मतलब इस भाग को ऐसे समझो कि हर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, आप मैप से समझ सकते हैं कि लेबनान का इतना हिस्सा कितना होता है। मतलब हर देश का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आप नाप सकते हैं, इतना हिस्सा लेबनान का इन दिनों इजराइल के कब्जे में ऑलरेडी बना हुआ है। और इजराइल इसे चाहता क्या है? इजराइल चाहता है कि जो ये लितानी नदी है ना, इसको मैं अपनी बॉर्डर बना लूं। मतलब ये लेबनान के अंदर साथियों एक रिवर बहती है, लितानी नदी। इस लितानी नदी के उस पार केवल लेबनान रहे, इस पार का जितना भी हिस्सा है ये इजराइल के पास रहे। ये इजराइल का इन दिनों लेबनान से डिमांड है और इसी के लिए वो यहां से इन्हें धकेले चला जा रहा है और वो इस पूरे क्षेत्र को बफर जोन कहता है। बफर जोन का मतलब यह हुआ कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र को इजराइल सुरक्षा केंद्र के रूप में मानेगा कि यहां पर से कोई भी हमला करने नहीं आएगा। आसान भाषा में समझिए कि चाइना और भारत के बीच में नेपाल को एक बफर स्टेट शब्द यूज किया जाता है कि चाइना वाले पहले नेपाल क्रॉस करेंगे फिर आएंगे। ऐसे ही बोले लेबनान अगर हम तक आएगा तो पहले इस क्षेत्र को पार करेगा तो आएगा। तो बोले हम इतना पीछे इन्हें धकेलना चाहते हैं। साथियों, अगर आप बहुत गहराई से चीजों को नोटिस करें तो यह पाएंगे कि ये पूरी दुनिया है ना, ये जंग जितनी भी देख रहे हो आप, चाहे भारत पाकिस्तान देख रहे हो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर झगड़ रहे हैं, चाइना को देख रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश, पीएसी, इन सब को लेकर के लड़ रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हो तो ग्रीनलैंड को लेकर लड़ रहा है, इजराइल देख रहे हो तो अब लितानी नदी तक ले जाना चाहता है, गाजा को लेना चाहता है। यानी इस दुनिया में जो भी जंग चल रही हैं वो चल रही हैं जमीन की, मैप पर युद्ध चल रहे हैं और दुनिया में जितने भी संभावित युद्ध हैं वो इन्हीं मैप पर चल रहे हैं। ये ना केवल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काम के हैं, लेकिन अगर दुनिया को वाकई में जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हो ना, तो पहले मैप पर युद्ध को समझ लो। और मैप पर युद्ध अगर आप समझने का इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं डेडिकेटेड पूरी तरह से एक सीरीज लेकर आ सकता हूं जो कि हमारे एप्लीकेशन पर होगी निश्चित ही, क्योंकि वो सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आऊं जो वॉर ऑन मैप दिखा सके, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर आप अपना इंटरेस्ट भर दीजिए। आवश्यक हुआ तो हम उस पर एक प्रॉपर तरीके का कोर्स प्लान करके आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपको जरूरी लगे तो देखिएगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में मैंने एक किताब तैयार करवाई थी, आपको यदि याद हो तो मैंने मैपिंग की, इंडिया और वर्ल्ड का मैप तैयार करवाया था, हिंदी में तैयार करवाया था, जिसमें दुनिया भर के जितनी भी घटनाएं हैं उनको मैप पर हाईलाइट करते हुए, पेन से मार्क करते हुए दिखाया था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्ल्ड की कल्चर, हिस्ट्री, इन सबको हमने मैप पर समझाया था। इस पूरी मैप को अब हम इंग्लिश में भी लेकर आ चुके हैं। मतलब अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। यह हमने स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है, हमारे ऐप पर उपलब्ध है, यूट्यूब स्टोर पर भी आपको नीचे दिख जाएगा, इंग्लिश में यह किताब उपलब्ध है। इन मैप को भी आप हमारे वॉर ऑन मैप के माध्यम से समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य यह है कि यदि आप चाहते हैं ना कि इस बात को क्लियर किया जाए, तो आप समझना कि लड़ाई असल में चल रही है जमीन की, ये कलेश असल में जमीन का है। और नेतन्याहू ने यह बात बोली कि ये जो 2 वीक का हमला है ना, इस हमले में इजराइल का लेबनान पर हमला होता रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान ने साफ किया कि सुनो साहब, हमें तो मतलब है लेबनान से। कारण समझ में आया, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह को माना जाता है कि ईरान पूरी तरह से सपोर्ट करता है, उसे वेपन देता है, तेल देता है, सब कुछ लड़ने का संसाधन देता है। ऐसे में बोले लेबनान के अंदर हमारा पूरा से है और लेबनान के हिजबुल्लाह को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इस पर ईरान की तरफ से, जो ईरान के स्पीकर हैं, जो संसद के अंदर स्पीकर हैं, उनका नाम है गालिबाफ, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो आप लोगों ने हमसे सीज फायर तो कर लिया, लेकिन सीज फायर की शर्तें जो 10 रखी थी उसमें से 3 टूटती दिख रही हैं। आप लेबनान को लेकर मान नहीं रहे हो, लगातार हम पर हमला कर रहे हो। और इस बीच में एक हरकत इजराइल ने और करी। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी, जब सीज फायर के वापस रिटेलिएशन हुआ था ईरान के अंदर, इन्होंने जब एक गैस फील्ड को उड़ा दिया था, जब तेल के उसको उड़ाया था ये इजराइल वालों ने ईरान में,
तो बदले में कुवैत पर हमला हुआ था, सीज फायर के बाद की बात बता रहा हूं। तो बदले में जब कुवैत पर हमला हुआ था ना, तो ईरान ने यह क्लियर किया कि कुवैत पर हमला हमने नहीं किया, वो अमेरिका और इजराइल वाले ही कुवैत पर हमला कर दिए। मतलब समझिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब ईरान को बदनाम करने के लिए कि ईरान मार रहा है पश्चिम एशिया के देशों को, जीसीसी कंट्रीज को, तो ये उसके गोले भी खुद के नाम से मार के फेंक दे रहे हैं ताकि ये आपस में झगड़ते रहे। बोले इजराइल हमको लड़ाने का प्रयास कर रहा है, तो इन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी। इस पर नेतन्याहू ने साफ कहते हुए अपने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि नॉर्थ इजराइल में रहने वाले, अभी मैप में मैंने बताया ना, इजराइल के उत्तर की तरफ रहने वाले जो लोग हैं, नॉर्थ इजराइल में रहने वाले लोग, वो निश्चिंत रहें, हम तब तक लड़ते रहेंगे लेबनान से जब तक वहां हिजबुल्लाह है। इन्होंने साफ कह दिया कि हमारी शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। लेबनान युद्ध विराम मांग रहा है, बोले अगर उसको चाहिए तो सीधा हमसे बातचीत करे, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई ईरान से अलग है, लेबनान से अलग है, और इजराइल को अगर लेबनान से बात करनी है तो इजराइल और लेबनान की डायरेक्ट बात होगी, कोई तीसरा पार्टी नहीं होगा। मतलब साफ है कि यहां पर लेबनान का विषय पूरी तरह हटा दिया जाए, इजराइल ने साफ संदेश दे दिया है। जब यह संदेश साफ दिया तो भारत के अंदर इनके ये जो राजदूत हैं, इनका साफ बयान आता है और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो खुद एक स्पॉन्सर टेररिज्म देने वाला देश है, ऐसे में हम उसको डोंट रिकॉग्नाइज अवर स्टेट, और हमारे देश को वो पहचानता तक नहीं है, पहचान नहीं देता है। हमारे देशों ने, हमारे मित्र राष्ट्रों ने उससे बात की होगी, हम उसकी बात नहीं मानते। मतलब सीज फायर की शर्त में अगर लेबनान भी है तो हम पाकिस्तान की नहीं मानते। मैंने आपको डे 1 में बताया था, जब हमने एक सेशन किया था पाकिस्तान का बढ़ता कद, उस समय मैंने ये जानकारी दी थी कि इजराइल लेबनान में पाकिस्तान की नहीं मानेगा, इसकी मध्यस्थता को नहीं मानेगा। ये इजराइल के भारत के अंदर एम्बेसडर है रोवेन एजर, मैंने इनका इंटरव्यू किया हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। साथियों, अब क्या होता है ना कि पाकिस्तानियों को जब लेबनान में हमला हुआ तो साहब ऐसा लगा कि हमारी बात पिट गई, इजराइल हमारी बात नहीं माना। इस बात पर ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर भारत विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इनके रक्षा मंत्री, जिनको मतलब ये पता नहीं है, वो सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को सही खबर मानते हैं, उनका बयान आता है। और बयान क्या आता है कि इजराइल इज एविल, ए कर्स फॉर ह्यूमैनिटी, while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon। कि नरसंहार चल रहा है लेबनान में जिस समय इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है। इजराइल एक एविल है और मानवता के लिए श्राप है। साथ ही साथ में इन्होंने यह कहा कि इनोसेंट सिटीजन्स आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गाजा, पहले इनोसेंट लोगों को इन्होंने गाजा में मारा, उसके बाद ईरान में मारा, अब इन्होंने लेबनान में मारा। ब्लड लेटिंग कंटिन्यूज अनअबेटेड। आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने इस कैंसरस स्टेट को बनाया पैलेस्टीनियन जमीन पर, टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूज बर्न इन हेल। मतलब इन लोगों को नरक में भी जगह ना मिले, कुछ इस तरह से इन्होंने बद्दुआएं सोशल मीडिया पर डाल दी कि जिन्होंने इजराइल बनाया फिलिस्तीनी लोगों पर, उनको भी मतलब नरक में भी जगह ना मिले। इन्होंने भाई साहब भरपूर अपना जो गुस्सा है यह झाड़ दिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह बात है कल की, जब पाकिस्तानी के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। उस समय आपको याद होगा 10 तारीख के दिन ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर, यानी आज के दिन, बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कल बातचीत शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। इस समय ईरान के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ का आना तय माना गया है। ऐसे में यहां पर रक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि साहब नरक में भी जगह ना मिले, जैसे अपन नहीं कहते कि साहब नरक में जाइए आदमी, अब यह बयान दे दिया। ख्वाजा हासिफ का बयान आया, इस पर इजराइल एकदम चिढ़ गया। इजराइल सबसे पहले चिढ़ा तो इजराइल के जो एम्बेसडर यूएस में हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया कि देखो भैया सुनो, पहले आयतुल्लाह खमनेई था जो कहता था डेथ टू इजराइल, इजराइल मुर्दाबाद, और अब उसका ही सो कॉल्ड मीडिएटर जो है, मध्यस्थ जो है, वो सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। यू आर नॉट ए मीडिएटर मिस्टर आसिफ, यू आर द प्रॉब्लम। तुम मध्यस्थ नहीं हो, तुम प्रॉब्लम हो। इवन इफ इट इज योर डिसमे, Israel is here to stay, that is not for negotiation। और बेटा सुनो, तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे और तुम लोगों की वजह से हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये वो वाली बात है कि इजराइल, हम बहुत बार पहले से भी कहते आ रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान की मान ले तो फिर खेला ही खत्म हो जाए। ये दोनों के बीच में तो असली कहानी लड़ी जा रही है। तो इजराइल ने साफ साफ धमकाते हुए इन्हें यह कहा। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के मतलब हैंडल से ट्वीट आता है, वो कहते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के इनहेलिशन इन आउट इजराइल्स एनहेलिशन इज आउटरेजियस, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट
enrichment that can be tolerated from any government, especially not from one that claim to be a neutral arbitrator for peace। विशेष रूप से उस देश से तो हम बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सो कॉल्ड मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है, कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। वो कैसे न्यूट्रल होगा जिसके अंदर पहले ही इजराइल के खिलाफ इतना जहर है? जो देश पहले इतना जहर भर के बैठा है वो हमारे लिए न्यूट्रल कैसे हो सकता है? यह बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिस से निकल कर आई। मतलब इजराइल जानता है कि पाकिस्तान की हुई मध्यस्थता एक साइड पहले ही लेकर चलेगी, यानी ईरान का साइड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बहुत लफड़े हैं। ये अमेरिका ने इसको उठा दिया क्योंकि कतर के हाल खराब कर दिए उसने। अदरवाइज कतर पहले भी बहुत बार मध्यस्थता किया है, कतर ने इस बार हाथ खड़े कर दिए, मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा, जिससे करवाने करा लो। उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए इनका बयान बहुत ही हानिकारक रहा। भाई साहब ख्वाजा आसिफ डर गए और क्या किया? अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। भाई साहब यहां पर आप देख सकते हैं, इजराइल व्यू आर वेरी ग्रेव दैट ब्लेटेंट एंटीसेमेटिक ब्लड लाइबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मीडिएटर पीस। और इन्होंने जो मतलब इजरायलियों ने जो इनको घसीट करके धमकाना शुरू किया, पाकिस्तानी घिग्गी मारकर गायब हो गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि जब ट्रंप जिसके आगे नहीं खड़े हो पा रहे, तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तानियों को एकदम इस बात के बह का एहसास हुआ। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इन ख्वाजा आसिफ को पकड़ा और कहा कि मरवाओगे क्या? अभी 2 दिन पहले तो हमने ये कहा है कि हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है, तुमने रहे सहे पर पानी फेर दिया। फिर गया पानी, इन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आप सोचिए ये वो व्यक्ति है जो भारत के लिए अनर्गल बयानबाजी करता है। आज उस अनर्गल बयानबाजी वाले व्यक्ति को इजराइल का इतना खौफ था कि अगर गलती से हमने कुछ और शब्द लिख दिए तो हो सकता है कि अगला बम मिसफायर होकर ख्वाजा आसिफ को ही धरती से गायब कर दे। भाई साहब पोस्ट गायब कर दी इन्होंने। पोस्ट गायब हुई, ये भाई साहब फिर से कि बोले चलो भाई जैसे तैसे करके अमेरिका और ईरान को बिठाते हैं, आओ बातचीत के लिए लेकर आते हैं। इस्लामाबाद ने अपने यहां पर ईरान के डेलीगेशन का स्वागत कर लिया है कि ईरानियन आ चुके हैं। ईरानियंस को लाने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हवा में नीचे उड़ रहे थे और ईरानियन के गालिबाफ और जो यहां के अरागची हैं, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उनको जहाज में लेकर आया जा रहा था, क्योंकि डर यह था कि इजराइल इन्हें भी ना निपटा दे हवा में चलते चलते कि बेटा अब तो तुम बाहर आ ही गए हो तो तुम्हें निशाना मारा जाएगा। ऐसे में इनको बड़ा ही सुरक्षित तरीके से, आप देख रहे हैं 3 फाइटर जेट 6 फाइटर जेट बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए। साहब कोई बात नहीं। इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन को इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है। अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आने की बात है और ईरान की तरफ से गालिबाफ और अरागची जो विदेश मंत्री और स्पीकर जो हैं उनके आने की बात है। यह अभी तक डेटा बाहर निकल कर आया है कि ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, कल बातचीत होगी। और बातचीत में क्या बातचीत होगी इस पर भी अगर कयास लगाया जाए तो देखो, ईरान ने इस समय अपने पक्ष में बहुत सारे पॉइंट रख रखे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके इन्होंने दुनिया को संकट में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ ये फिलहाल क्या चाहता है कि हमारा नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर दो। भरपाई का तरीका क्या है कि यहां से निकलने वाला जो तेल है उस पे प्रति बैरल $1, मतलब प्रति लीटर जो है ना उस पर $1 का हमको फायदा दिला दो। यानी प्रति बैरल का भाव है ना, दुनिया में भाव इस समय $100 प्रति बैरल चल रहा है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो हाँ, तो बैरल पर भाव चल रहा है। बोले प्रति बैरल हमको $1 आप टोल दिलवा दो। एक जहाज में जनरली 2 मिलियन बैरल तक तेल क्लेम किया जाता है, तो बोले ऐसे में $2 मिलियन पर जहाज हमको दिलवा दो, हमारा काम चल जाएगा। अब इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड यह भी रखी हुई है कि आप हमारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का मतलब कि हमारे ऊपर प्रतिबंध हट गया, दूसरा हमसे व्यापार करने वालों पर प्रतिबंध हट गया, जैसे काटसा। ईरानियंस ने बड़ी चालाकी से अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका जब व्यापार की बातें करने आएगा तो इतनी सारी शर्तों में उनसे कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुम लोग खोल दो, हम तुम्हारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा देंगे, तुम भी व्यापार दुनिया के साथ कर पाओगे, अपना माल बेच पाओगे, और तुमसे जो व्यापार करने वाले देश हैं, सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब है कि तुमसे व्यापार करने वाले जो देश हैं उन पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान अपनी बकेट लिस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें लगाकर बैठा है उनमें जिन जिन चीजों के लिए वो मान जाएगा, पहले से ही पता है जिनके लिए मान जाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, मान
मान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिना बताए पहले भी कर रहा था। अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों को नहीं छोड़ेगा, मान जाएगा, क्योंकि वो जानता है इतना सारा पैसा लगाकर वेस्ट एशिया में बैठा है अमेरिका, बहरीन, कतर, इन सब के अंदर, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, वो मान जाएगा। अमेरिका मान जाएगा कि तुम पर हम अब हमला नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि इन 10 की 10 शर्तों में सब मानने वाली नहीं है। लेकिन ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की शर्त पर वो खुद पर लगे प्रतिबंध अगर हटा गया तो $100 बिलियन का हर साल उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा दिलवा दो, या हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दो, हम तेल बेचकर, चाबहार चलाकर इन सब से पैसा कमा लेंगे। ईरान ने बड़े अच्छे से अपने आप को यहां पर प्लेस किया है। देखना होगा कि ये जब लोग बात करेंगे, क्योंकि अब बात आपके दिमाग में और बनेगी कि सब अमेरिकियों को ऐसी भी क्या दिक्कत है, ना तो अमेरिका को इससे कोई नुकसान हो रहा। सिंपल सी बात है ना कि भाई अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान में क्यों आ गए? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो दुनिया की दिक्कत है, पाकिस्तान, अमेरिका को क्या दिक्कत है? अब देखो इसके पीछे की कहानी बताता हूं। फिलहाल के लिए यह अपडेट जान लीजिए कि अमेरिका के प्रतिनिधि आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय भयंकर सुरक्षा इस्लामाबाद में रखी गई है, छुट्टी कर दी गई है सब लोगों की, स्कूल कॉलेजेस की, सब तरह की, पुलिस के द्वारा रावलपिंडी वगैरह सब जगह यह कहा जा रहा है कि भाई सुनो, सब जगह शांति रखो, छुट्टी वुट्टी रहेगी, हमारे यहां पर एक बड़ा काम होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी क्यों है, और क्यों इस बात को, क्योंकि अब अभी क्या है ना, जो ईरान के मुज्तबा खमनेई हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि अभी हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने के अगले स्टेज में एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जिस तरह की चाल चलता जा रहा है, उन चालों में अमेरिका कहां फंसा हुआ है, अब उसको समझते हैं। देखो, ट्रंप ने हाल ही में अपनी तरफ से एक ट्वीट किया, और ट्वीट यह था कि मुझे सुनने में आया है कि टैंकर से टोल वसूला जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह नहीं होना चाहिए, इसे रोक दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो रोक दिया जाना चाहिए। इस पर व्हाइट हाउस ने भी इस बात को कहा कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो उसे रोक दिया जाना चाहिए। ईरान की एम्बेसी जो है वो मजे ले रही है, वो कह रहा है कि सर बहुत ही गरीब तरीके से मांग रहे हो, अभी भी हमारे हाथ में पॉकेट में, मतलब जो चाबी है वो अभी भी हमारे पास है, तो आप इस तरह से अभी आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप अभी बोल नहीं सकते, आपके लिए जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका जैसे महाशक्ति की जरूरत क्या है। अब देखो यहां से समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने अभी 2 न्यूज चैनल्स को तो पूरी तरह बायकॉट कर रखा है। एक है वहां पर CNN नाम का न्यूज चैनल, और दूसरा है वहां पे न्यूयॉर्क पोस्ट। वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने जबरदस्ती दुनिया को दिखाया कि मैं जीत गया, जबकि शर्तें जो आप और हम बात कर रहे हैं वो बातें अमेरिका में भी हो रही हैं, और इन न्यूज चैनल्स के माध्यम से हो रही है कि ट्रंप वहां हार के आए हैं, जबरदस्ती अपने आप को विजेता, विक्टर्स घोषित कर रहे हैं कि भाई मैं जीत के आ चुका हूं, कोई जीता नहीं है। आज क्या हुआ, ट्रंप ने तीसरे न्यूज चैनल को भी लपेट लिया, और उसका नाम था वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं। यहां पे ट्रंप को जो इन दिनों पसंद आ रहा है वो फॉक्स न्यूज है, जिसको वो मान के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहीं पर वो डायरेक्ट जाते हैं। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को ट्रंप ने भला बुरा सुना दिया और कहा कि साहब मैंने प्रीमैच्योर विक्ट्री घोषित कर दी ईरान में, ऐसा इनके एडिटोरियल बोर्ड ने मेरे बारे में लिखा। ट्रंप को यह बात कि उनके बारे में अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, उन्हें इसकी भयंकर दिक्कत होती है। उन्हें चाहिए कि उनके यहां पर बैठे हुए जितने भी मतलब कोर्टियर्स हैं, उनके जो सभासद हैं, वो ये करें कि वाह ट्रंप आपने कमाल कर दिया। ये लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाजी कर दी जो घोषणा करने में, एक्चुअली अब ट्रंप डिफेंड कर रहे हैं ये विजय थी और ये प्रीमैच्योर थी। ये कहते वाले लोग जो हैं, ये ऐसा नहीं होगा, मैं जीत गया हूं, ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेगा। और अब देखना, वेरी क्विकली यू विल सी ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग, तुम जल्दी ही देखोगे वहां से तेल निकलना शुरू होगा, विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान, बिना और ईरान के बिना भी वहां से तेल निकलना शुरू होगा। इट मेक नो डिफरेंस आइदर वे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल विल एज यूजुअल लिव टू ईट देयर वर्ड्स। बोले ये खा जाएंगे बातों को, जब ये गलत सिद्ध होंगे हमको मतलब क्रिटिसाइज करने के बाद, तो देखना। तो वहां पर मीडिया के साथ राष्ट्रपति की लड़ाई ओपन चल रही है। इस पर ट्रंप ने ईगो में इस बात को ले लिया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर मानूंगा। अब जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मेहनत करेंगे, उस समय पर ये नेगोशिएशन में ईरान को ऑप्शन दे जाएंगे। जैसे ये रशिया को कह गए कि दुनिया वालों तुम रशिया से तेल खरीदो, रशिया ने भर भर के बोरे पैसे भर लिए कि लो भाई तेल बेचो, पैसा कमाओ। रशिया शांति से डला हुआ है, इतना शांति से डला हुआ है कि उसने यूक्रेन से आज युद्ध विराम किया है एक दिन का, कि सुनो यार त्योहार है, त्योहार मनाओ, चलो आज गोला नहीं फेंकेंगे, खूब पैसा कमा लिया। इन्होंने बकायदा इनको भी यही ऑप्शन देना है कि लो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलने दो, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, वहां पर मध्यवर्ती चुनाव है अमेरिका के अंदर, मेरी बेइज्जती वहां नहीं होनी चाहिए कि मैं हार गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बाकी तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध हटा दूंगा, मेरे हाथ की बात है, किसी और पर लगा दूंगा, कभी और लगा दूंगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद लगा दूंगा, फिर करते रहना, अभी मुझे जिताओ।
ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने जो ये टीम भेजी है ईरान से बात करने के लिए, ये 10 सूत्रीय मांगों में बार्गेनिंग करेगी, 5 अमेरिका के पक्ष में ले जाएगी, 5 ईरान के पक्ष में ले जाएगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ईरान का सोशल मीडिया इस समय ट्रंप को गजब ट्रोल कर रहा है। ट्रोल से ज्यादा उनके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं है, तो वो नुकसान पहुंचाने की जद में बहुत ज्यादा बैठे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर ये सब नहीं होता तो फिर कुछ बहुत एक्सट्रीम होगा, उसकी कल्पना दुनिया करने से भी डरती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर हमने आपके लिए वेबिनार का लिंक लगाया हुआ है, गूगल फॉर्म लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के युद्धों को मैप से पढ़ा जाए तो बताइए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल फॉर्म भरिए, अपनी जानकारी रखिए। धन्यवाद।